बेटा हम लोग अब पहुंचे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हम लोगों ने क्या किया, तो कंसंट्रेशन किस तरह से करते हैं वो चीज देख ली हम लोगों ने। कंसंट्रेशन करने के बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा था कैल्सिनेशन मींस ऑक्साइड कन्वर्जन, चाहे कैल्सिनेशन हो या फिर रोस्टिंग हो। उसके बाद हमारे पास आ गया था रोस्टेड या कैल्सिनेशन के बाद जो ऑक्साइड फॉर्म मिलता है वो, तो ऑक्साइड का क्या किया हम लोगों ने, रिडक्शन। एंड रिडक्शन के बाद जो मेटल मिलती है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अब हम लोग रिफाइन करने वाले हैं मेटल को। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी की मेटल्स होती है उसमें, और आप लोग देखोगे जब एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस, चाहे वो 32 इयर्स की बुक में से देखो या कहीं और से, तो आपको इस एरिया से सबसे ज्यादा सवाल मिलेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। बहुत आसान है, चीज समझना भी बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमारे पास वो कौन सी मेथड हम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है मेटल के नेचर के ऊपर। मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मेटल अलग टाइप की होगी तो हम लोग मेथड चेंज कर देंगे। तो सबसे पहली जो मेथड है उस मेथड को क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल प्रोसेस। पहली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या पहला पॉइंट कौन सा है, लिक्वेशन। अब लिक्वेशन में है क्या, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर इम्प्योर मेटल होगी। अब इम्प्योर मेटल में दो चीजें हो सकती है, एक मेटल प्लस सम इम्प्योरिटीज, दो चीजें होगी बेटा। अब ये दोनों में से किसी एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए जबकि दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। तभी क्या होगा, यहाँ पर ये स्लोप है मान के चलो, तो स्लोप पे से कौन सबसे पहले बाहर निकलेगा या मेल्ट होके कौन बह जाएगा सबसे पहले, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। तो आपको ध्यान रखना है मेटल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वो उन इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएट होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक स्लोप है, स्लोप के ऊपर उस पाउडर को रखा है और हम नीचे से उसे हीट कर रहे हैं। नीचे से जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की इफेक्ट होगी और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले लिक्विड स्टेट में बह जाएगा। और नीचे की तरफ हमें लिक्विड मेटल मिलेगी, ऊपर की तरफ हमको सॉलिड स्टेट में कौन मिलने वाला है, इंप्योरिटीज, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हायर है, तो इसलिए वो मेल्ट नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी बेटा थोड़ा बहुत बह जाएगा सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड के साथ, बट 100% ये प्योरिफिकेशन का प्रॉपर मेथड नहीं है। प्योर और सबसे बेहतरीन इफेक्टिव जो प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, सबसे बेस्ट। चलिए उसके बाद क्या आता है बेटा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या है देखिए, तो डिस्टिलेशन मींस वेपर स्टेट की बात आएगी, डिस्टिल करना है। तो मेटल हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल कौन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो आप क्या करने वाले हो बेटा, ऐसे मेटल का यहां से डिस्टिलेशन करोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है। तो एक वेसल ले लिया, वेसल में से आप क्या करोगे, एक वेसल ले लिया और इसको आप गर्म करोगे, तो इसमें ऐसी मेटल है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कैसी है, लो है। तो सीधी सी बात है कि वो सबसे पहले किस स्टेट में चली जाएगी, डिस्टिल स्टेट में मींस वेपर फेज में चली जाएगी। तो यहां से वेपर फेज मिलेगा, वेपर फेज मिलेगा तो इसे तुरंत कूल डाउन करके हम लोग अगेन दूसरे वेसल में उसे कूल करके सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, लिक्वेशन में Pp, Sn, Sp and Bi। यहाँ पर आपको एग्जांपल याद रखने हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ध्यान रखना। क्लियर सबको? अब जोन रिफाइनिंग मेथड, जोन रिफाइनिंग मेथड को समझना बहुत आसान है। थोड़ा मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। मान के चलिए कि कोई मेटल का रॉड है, मेटल का ये रॉड है। अब जोन रिफाइनिंग मेथड तभी यूजफुल है, हमने पहले ही देखा एक स्टेटमेंट कि नेचर ऑफ मेटल बहुत मायने रखती है। कौन सी मेथड हम यूज करेंगे उसके लिए नेचर ऑफ मेटल पहचाननी पड़ेगी आपको। तो ये जो रॉड है किसी भी मेटल का, यहां पर हमारे पास एक मोबाइल हीटर होगा और एक फिक्स एरिया को हम टारगेट करेंगे। ये मोबाइल हीटर है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है मोबाइल हीटर। तो हमने क्या किया, एक फिक्स एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं।
अब मान के चलो हम इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये एरिया। ओके, और नॉट 100% की वो बह जाए, बट यहां पर सॉफ्ट हो जाएगी, इतना एरिया सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें अवेलेबल है, यहां पर इस एरिया के अंदर मेटल भी अवेलेबल है, एंड इस एरिया के अंदर मेटल के साथ थोड़ी बहुत कौन अवेलेबल है, इंप्योरिटीज भी अवेलेबल है। बट यहां पर ये इंप्योरिटीज का नेचर ऐसा है कि वो मोल्टन स्टेट में डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, मोल्टन स्टेज में डिसॉल्व फॉर्म में रहने की उसकी कैपेबिलिटी है, या उसका ये नेचर है, किसका, इंप्योरिटीज का। तो इंप्योरिटीज तो खुद चाहती है कि वो कैसे फॉर्म में रहे, डिसॉल्व फॉर्म में रहे, मोल्टन स्टेज में रहे। अब जैसे हम हीटर को आगे स्लोली बढ़ाएंगे, तो हीटर यहां पर आएगा, तो उस तरफ पे यहां पर मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, बट इसके साथ थोड़ी बहुत आगे कौन बढ़ जाएगी, इंप्योरिटीज, क्योंकि इंप्योरिटीज चाहती है कि वो मोल्टन स्टेट में ही रहे। समझ में आ रहा है? तो स्लोली मोल्टन स्टेट में आगे बढ़ती जाएगी इंप्योरिटीज। और मान के चलिए यहां पर वो हीटर आ गया, मान के चलिए यहां पर वो हीटर आ गया है, यहां तक, यहां पर है वो, तो अब एरिया ये टारगेट हुआ हमारा। अब स्लोली यहां की इंप्योरिटीज भी इसमें आ गई होगी, और मेटल पीछे डिपॉजिट होती जाएगी प्योर स्टेज में। तो फाइनली यहां पर हमारे पास लास्ट एरिया जो बचेगा, उसके अंदर मेजॉरिटी केस में क्या बचेगा, इंप्योरिटीज बचेगी, क्योंकि इंप्योरिटीज मोल्टन स्टेज में आगे बढ़ती जा रही है। तो यहां पर सिर्फ हमको क्या मिलने वाला है, इंप्योरिटीज मिलने वाली है। लेकिन एक ही बार मोबाइल हीटर की वजह से, मोबाइल डजंट मीन कि मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है हीटर, मोबाइल हीटर मींस जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। तो ये मोबाइल हीटर की वजह से ये जो एरिया इंप्योरिटीज वाला एरिया है, क्या वो 100% एक ही बार में ये काम कर जाएगा, तो नो। यहां तक हीटर आ गया, फिर उस हीटर को थोड़ा सा ठंडा कर दो, फिर इनिशियली यहां से स्टार्ट करके दूसरी बार काम करो, फिर तीसरी बार काम करो, ऐसे 3-4 बार आप लोग रिपीट करोगे, तब जाके यहां पर इंप्योरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और पीछे वाला एरिया जो है वो मेटल प्योर स्टेट में मिल जाएगी। आप लोग इस हीटर को उल्टा नहीं चला सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, बाकी ये जो इंप्योरिटीज है वापिस वो रॉड के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम प्योर करना चाहते हैं इस चीज को, इसी वजह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग, मेटल ऑफ वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग, और इस मेथड से बहुत हाई प्योरिटी मेटल की हमको मिलती है। दिस रिफाइनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंप्योरिटीज टेंड टू रिमेन डिसॉल्व इन अ मोल्टन मेटल। समझ में आ रहा है? तो मोल्टन मेटल के अंदर वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी, कौन, इंप्योरिटीज। और यहां पर कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम यूज्ड एज सेमीकंडक्टर आर रिफाइंड इन दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग इन मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हो एक डायग्राम, जो छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करी है, फिगर के अंदर यहां पर क्या है, इम्प्योर जोन है। ये कैसा जोन है, प्योर जोन। दैट मींस हीटर कहां से कहां घूमता होगा, यहां से इस तरफ गया होगा हीटर, इस डायरेक्शन में हीटर चला गया, तो पीछे मेटल को छोड़ गया, और मेटल यहां पर सॉलिड स्टेट में प्योर फॉर्म में मिलती जाएगी हम लोगों को। स्लोली हीटर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये भी यहां पर मेटल छोड़ता जाएगा और इंप्योरिटीज को साथ में ले जाएगा। फिर यहां पर जो हीटर आएगा उसे बंद करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, इनिशियल यहां से वापस शुरू करके हीटर ले जाएंगे। वैसे 3-4 बार करेंगे तो हमको प्योर मेटल मिल सकती है, और यहां पर हाई प्योरिटी वाली मेटल को मिलती है। बहुत आसान है समझना। दिस इज अबाउट द जोन रिफाइनिंग। जोन, पर्टिकुलर जोन को रिफाइन करते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक जोन को रिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से इसको जोन रिफाइनिंग बोला जाता है। समझ में आया? देन आफ्टर बात आती है केमिकल प्रोसेस। देखिए, केमिकल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ डालेंगे हम और रिएक्शंस करेंगे। अब तक क्या करते थे, फिजिकल में जो था उसी में से कुछ निकालते थे, कोई ना कोई प्रोसेस करके। दिस आर नोन एज अ फिजिकल प्रोसेस। केमिकल में हम कुछ ना कुछ डालेंगे। तो यहां पर है पहले क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन क्या है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सिल्वर कंटेनिंग इंप्योरिटीज ऑफ Pb।
समझ में आ रहा है? हम लोगों को सिल्वर कंटेनिंग द इंप्योरिटीज ऑफ पीबी ध्यान रखना। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो चीजें अवेलेबल होगी, एजी एंड पीबी, इनका मिक्सचर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है भाई? इम्प्योर मेटल। अब इम्प्योर मेटल ये दोनों होंगे, समझ में आ रहा है? एक मेटल और एक इंप्योरिटीज। हम सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डालेंगे तो इंप्योरिटीज ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्साइड बना लेंगे, उस ऑक्साइड को बोलते हैं वोलेटाइल ऑक्साइड। अब वोलेटाइल ऑक्साइड यहाँ पर है तो वो तो सीधी बात है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास पीबी जो है वो वोलेटाइल ऑक्साइड बना देगा और बहुत आसानी से वो वेसल छोड़ के बाहर निकलेगा। बात आ गई मेटल। मेटल एंड O2 डज नॉट रिएक्ट ईच अदर एट नॉर्मल कंडीशन। तो यहां पर सिल्वर की उतनी अच्छी टेंडेंसी नहीं है ऑक्सीजन को मिलने की। आप देखो सिल्वर बहुत लॉन्ग टाइम तक पहनते हो, जैसे कि आपने कोई भी ऑर्नामेंट सिल्वर का पहना है तो लॉन्ग टाइम तक पहनते हैं, फिर भी शायद उसका शाइनिंग कम होता है, कोरोजन से वो टूट जाए इतना वो वीक नहीं हो जाता है, राइट? तो सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ इतना अच्छे से जुड़ने की टेंडेंसी होती नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होते। और यहाँ पर क्या मिल रही है हमको? इम्प्योर मेटल सिल्वर। ये इम्प्योर ही है अभी, दैट मींस यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में तो सिल्वर एंड लेड दोनों थे। हमने क्या किया बेटा? यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई किया, ऑक्सीजन का सप्लाई किया तो यहाँ से कौन निकल रहा है? यहाँ से ये उल्टा है एक्चुअल में, एक वेसल बंद कर लिया आपने, मान के चलो ऐसा वेसल है आपके पास और ये लेयर है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ होल्स में से कौन निकलेगा? वोलेटाइल सब्सटेंस। कौन है वोलेटाइल सब्सटेंस? लेड के ऑक्साइड। वोलेटाइल है तो वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे और यहाँ पर हमको सिल्वर मिलेगी, तो नीचे की तरफ सिल्वर मिलेगी। और ये बात समझ आई? दिस इज नॉन एज अ क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन में सिर्फ याद रखना सिल्वर की प्यूरिफिकेशन की मेथड है, दूसरी कोई मेटल यहाँ पर यूज नहीं करते। और उसके साथ इंप्योरिटीज कौन है? लेड की इंप्योरिटीज है। देन आफ्टर है पॉलिंग। पॉलिंग में हम लोग एक जो ट्रीज की एक ब्रांच की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो ट्रीज की ब्रांच का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। एंड इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं इससे कॉपर एंड लेड। याद रखना CuNPb यूज्ड टू प्यूरिफाई CuNPb। इसमें करना क्या है? देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द मिक्सचर। किसका मिक्सचर है भाई? इम्प्योर मेटल का। और यहाँ पर हमने क्या लिया? ग्रीन वुड। मींस ग्रीन वुड का मतलब ये है कि फ्रेश कटिंग ब्रांच लेके आनी है ट्रीज की कोई भी, और उसे यहाँ पर ये बहुत हॉट होता है तो उसके अंदर उसे डाल के ऐसे घुमाना है। इससे क्या होगा? हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट हो मेड फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट मिलेंगे इस हॉट एरिया को, और हॉट एरिया को यदि हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है प्यूरिफिकेशन में वो हेल्प करेंगे। देखिए इक्वेशन, कॉपर है, ऑक्सीजन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हुआ? Cu2O में कन्वर्ट हुआ। Cu2O में कन्वर्ट होने के बाद हमें तो कॉपर चाहिए बेटा, हमने क्या डाला? हाइड्रोकार्बन, बट इनडायरेक्टली हाइड्रोकार्बन डाला। हम कहां से लेके आए हाइड्रोकार्बन? फ्रेश कटिंग ब्रांच लेके आए ट्री की, जिससे वो घुमा दिया हमने, वो जो हॉट एरिया था उसके अंदर उसे डाला और ऐसे घुमाते चले, तो वो जो एरिया था वुड का एरिया ग्रीन, वहां से क्या मिला? हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर कॉपर मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिल सकता है। एक ये पॉलिंग मेथड है। दूसरी मेथड कल हम बात कर चुके, सेल्फ रिडक्शन। कॉपर के लिए सेल्फ रिडक्शन भी उतना ही कारगर है, क्योंकि वहां पर होता क्या था बेटा? Cu2S, उसमें ऑक्सीजन डाल के हम क्या बनाते थे? Cu2O एंड SO2। SO2 इवोपरेट हो जाता था यहाँ से, राइट? अब ये 100% Cu2O में कन्वर्ट नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत बच जाता है, Cu2O भी वहां पर होता है। तो अब दोनों एक ही वेसल में है, तो Cu2S एंड Cu2O दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इसके 2 मोल होंगे और यहाँ पर SO2 गैस रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर 6 मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। तो यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन हुआ। देखो Cu2S का जो बचा हुआ पार्ट था उसने Cu2O के साथ मिलके कॉपर को अलग कर दिया। इट इज नॉन एज सेल्फ रिडक्शन। तो ये भी कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते थे।
और ये पोलिंग मेथड है वो भी कॉपर के प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। सेम चीज आप लोग यहाँ पर पीबी के लिए यूज कर सकते हो। पीबी प्लस O2 क्या बनाएगा? पीबीओ बनाएगा, पीबीओ बनेगा। यहाँ पर पीबीओ किसके साथ जाएगा? मीथेन के साथ। कहां से आए मीथेन? ग्रीनवुड में से आया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हमें पीबी मिलेगा, देन आफ्टर CO एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए बेटा। कैटालिटिक पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर हमने हाइड्रोकार्बन बाहर से लिया है, कैटालिटिक पॉइजनिंग नहीं हो सकती। रीजन ये है कि ये इंडस्ट्रियल है, तो सारी चीजों का प्रिवेंशन वहां पर किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज है और इंडस्ट्री में कोई भी चीज ऐसे ही छोड़ नहीं देते, वहां पर सारी चीजों का प्रिकॉशन लिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। अब आता है बेसिमराइजेशन। बेटा याद करिए, बेसिमर कन्वर्टर के बारे में कल के क्लास में मैंने बात किया। कैसा होता है ये बेसिमर कन्वर्टर? जो आरसीसी का मिक्सचर करते हैं ना, उस तरह का होता है, जिसमें सीमेंट डाला जाता है, कपची, रेती और पानी मिला के उसे घुमाते हैं तो एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार होता है। एग्जैक्टली बेसिमर कन्वर्टर होता है, जिसके अंदर जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं बेसिमराइजेशन। समझ में आया? अब एक्चुअली इट इज द की प्रिंसिपल इन्वॉल्व टू रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज बाय ऑक्सीडेशन विद एयर बीइंग ब्लोन ऑक्सीडाइज्ड टू मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल होगी और फिर ऑक्सीडाइजेशन होगा। हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर Mn है, Mn के साथ रिएक्शन किसका हो रहा है? O2 का। और यहाँ पर क्या बन रहा है? Mn ऑक्सीडाइज हो रहा है कि मींस उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो और MnO बना रहे हैं। सिलिकॉन देखिए O2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है? SiO। अब दूसरी चीज ये है कि इसका रिडक्शन करके आप Mn को अलग कर सकते हो, SiO2 का रिडक्शन करके आप सिलिकॉन को अलग कर सकते हो। आप चाहो तो SiO2 है इसलिए आप स्लेग भी बना सकते हो। SiO2 का स्लेग अभी और कल बताया था, अगेन आज बता रहा हूं। CaSiO3 एक स्लेग था बेटा और एक FeSiO3 स्लेग था। मुझे ये बताइए कौन सी मेटलर्जी में कौन सा स्लेग यूजफुल है? यस। देखिए ये कैल्शियम है तो कार्बन है, मिस समझ रही है, कार्बन नहीं है बट कैल्शियम का C आता है शॉर्ट, तो इसमें कॉपर का यूज नहीं होता। यहाँ पर आयरन की मेटलर्जी में इसका यूज करते हैं हम लोग, और FeSiO3 कॉपर की मेटलर्जी में एज ए स्लेग काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्लेग किसकी मेटलर्जी में हम यूज करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे बाद में बेटा? रिडक्शन। दूसरी चीज, इसे ब्लास्ट फर्नेस में भी रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डिफरेंट टेम्परेचर मैनेज किए जाते हैं, तो सारी चीज एक साथ हो सकती है। ऑक्साइड में कन्वर्जन, फिर रिडक्शन, फिर प्यूरिफिकेशन, सारी चीज एक साथ हो सकती है। चलिए अब आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल्स। देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा और कोई ना कोई मेटल हमें मिलेगी। एक लिस्ट है यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि इन मेटल का प्यूरिफिकेशन हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से कर सकते हैं। एक कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम एंड निकल एंड क्रोमियम। ये सारी मेटल है जिनका प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा सेल लेना है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब उसमें ध्यान ये रखना होता है कि इम्प्योर मेटल का रॉड एज अ एनोड काम करेगा, एंड प्योर मेटल की स्ट्रिप जो होगी या रॉड होगा वो एज अ कैथोड होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि एनोड के ऊपर कौन लेना है, तो जिस मेटल का आप प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो उसका इम्प्योर फॉर्म एनोड के ऊपर लगाना होगा। कैथोड के ऊपर कौन काम करेगा? कैथोड के ऊपर प्योर मेटल का रॉड काम कर जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है एक्चुअल में, कैथोड के ऊपर जो मेटल होगी उसी के ऊपर दूसरी मेटल आके डिपॉजिट होगी, तो वो वेट बढ़ने वाला है। यहां पर एक दावा कर सकते हैं कि कैथोड का वेट बाय द टाइम इंक्रीज होगा एंड एनोड का वेट टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। दूसरी चीज, एनोड के ऊपर जैसे इंप्योरिटीज होती है, यहां पर एक सेल छोटा सा ड्रॉ करके बता दूं, तो यहां पर ये एनोड है, यहां पर ये कैथोड है, यहां पर हमने उसे ज्वाइन कर लिया। अब ये एनोड इम्प्योर है बेटा, तो इम्प्योरिटीज यहां से निकलेगी और नीचे की तरफ जमा हो जाएगी इम्प्योरिटीज, और जो मेटल होगी वो इन द फॉर्म ऑफ प्योर यहां पर डिपॉजिट होगी, तो कैथोड का मास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहां पर जो मेटल आ रही है वो प्योर मेटल आ रही है। ये एनोड है वो कैसा है? इम्प्योर है।
और यहाँ पर नीचे की तरफ जो गैंग इकट्ठा हो रही है उसको हम एनोड मर्ड, क्या बोलते हैं, एनोड मर्ड, ध्यान रखना, एनोड मर्ड बोला जाता है। स्लग भी बोल सकते हो, एनोड मर्ड भी बोल सकते हो। अब पहला है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एनोड कौन सा लेना है, ब्लिस्टर कॉपर। अब ये वर्ड सुना हुआ लगता है, कहाँ आया था, बेसिमराइजेशन में नीचे की तरफ जो बैठ जाता था वो कौन सा था, ब्लिस्टर कॉपर। इसे ब्लिस्टर क्यों बोलते थे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता था तो वहां पर बबल क्रिएट हो जाते थे, कॉपर के ऊपर बबल क्रिएट हो जाते थे, इसीलिए ब्लिस्टर बोलते थे। याद आ रहा है कुछ, तो ये ब्लिस्टर कॉपर एज एनोड लेना है। कैथोड के ऊपर कौन है, प्योर। कैथोड तो फिक्स ही है, प्योर लेना है हम लोगों को। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन लेना है, एक्वायस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का 15% एंड 5% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर मिक्सचर कौन है सॉल्यूशन के तौर पे, कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया, यहां पर मिक्सचर कॉपर, यहां पर प्योर कॉपर। होगा क्या बेटा, कॉपर का ही रिएक्शन होगा, तो कॉपर सॉलिड में से क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या होगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। बात तो यही है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये कैसा होता है, इम्प्योर, और यहां पर जो डिपॉजिट होता है सॉलिड वो प्योर होता है, बस इतना सा फर्क है। देन आफ्टर है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। इसमें एनोड कौन लेना है, इम्प्योर सिल्वर, जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। कैथोड कौन लेना है बेटा, प्योर सिल्वर, एंड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या लेना है, एक्वायस AgNO3, जिसके अंदर आपको डाला है 1% डाइल्यूट HNO3 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इम्प्योर। समझ में आ रहा है, तो आपको HNO3 यहां पर डालना होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी इम्प्योर एनोड के थ्रू हम पास कर रहे हैं। चलिए, एनोड के ऊपर इम्प्योर सिल्वर क्या करेगा बताओ, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर कौन क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन और Ag। बात तो ऊपर है वैसे ही है, लेकिन ये कैसा है, प्योर, और ये इम्प्योर होता है। समझ में आ रहा है, यहां पर dissolved and pure silver deposited at the cathode। then after electro refining of PB, जिसे क्या बोला जाता है, बेट्स प्रोसेस। आपको इसमें से कोई भी प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस एनसीईआरटी में गिवन है कॉपर वाला, बाकी की कोई मेथड एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट नॉलेज होना चाहिए आपको, शायद सवाल आ जाए। बेट्स प्रोसेस में एनोड क्या है, इम्प्योर लेड, कैथोड क्या है, प्योर लेड, वो तो यहां से पता चल ही सकता है। सवाल ये उठता है बेट्स प्रोसेस से कौन सी मेटल का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, ये पता होना चाहिए। कौन सा है बेटा, पीबी। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन लेना है, मिक्सचर ऑफ PbSiF6 एंड H2SiF6। सब में आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है वो याद रखना है, कौन सी मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है ये याद रखना है। रिएक्शन तो सेम ही है सब में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्योर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ये कहानी सब में सेम है, फर्क ये है कहां पर कौन सी मेथड से कौन सी मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है वो आपको याद रखना होगा, एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कौन से लेने हैं वो याद रखना। देन आफ्टर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या बोलते हैं इसे, हुब्स प्रोसेस। अब यहां पर हॉल हेराल्ड प्रोसेस पढ़ चुके हो आप, ये अलग है वो अलग है। हाँ, हुब्स प्रोसेस जो है वो वहीं से डेवलप हुई है बाद में, क्योंकि वहां पर भी यहां पर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो वही है जो हॉल हेराल्ड में थे, Na3AlF6 प्लस CaF2 फ्लोरस्पार एंड Na3AlF6 को वोल्टेज क्रायोलाइट। यहां पर एनोड कौन है भाई और कैथोड कौन है, फर्क थोड़ा सा समझ लो। हुब प्रोसेस एंड हॉल हेराल्ड में थोड़ा सा फर्क समझ लो। एनोड वहां पर कौन था, कार्बन, ग्रेफाइट का कार्बन, जबकि यहां पर दोनों एल्यूमिनियम। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको, हुब्स प्रोसेस एंड हॉल हेराल्ड में फर्क क्या है और सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है, बट एनोड हॉल हेराल्ड प्रोसेस में कार्बन दैट इज ग्रेफाइट था, जबकि यहां पर क्या है, इम्प्योर एल्यूमिनियम। बोलिए बात समझ आई कि नहीं। देन आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये जितना दिख रहा है इसमें से एक सवाल बन सकता है, बहुत आसान है लेकिन इसमें से ग्रेजुअली सवाल आते रहते हैं। ओके,
बाद है वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसे बोल सकते हैं हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन। सबसे पहली मेथड है जिसका नेम है वान आर्केल प्रोसेस। वान आर्केल प्रोसेस से हम लोग कौन सी मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं? तो टिटेनियम, जिरकोनियम, याद रखना, टिटेनियम एंड जिरकोनियम, ये मेटल का प्यूरिफिकेशन हम लोग वान आर्केल मेथड से कर सकते हैं। वान आर्केल मेथड का दूसरा नेम वेपर फेज रिफाइनिंग है, ये याद रखना। वान आर्केल मेथड कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? दैट इज अ वेपर फेज रिफाइनिंग प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। करना क्या है? दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज। तो ये मेथड सिर्फ किसे रिमूव करने वाली है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमारे पास है उसे वो रिमूव करेगी। बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहला, एम्प्लॉयड टू गेट मेटल इन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। सबसे पहला यहां पर स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी। रीजन है इसका अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तो पता चलेगा। स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। तो पहला हमको चाहे टिटेनियम हो या जिरकोनियम हो, यहां पर कोई एक्स कंपोनेंट हमें फॉर्म करना है मेटल में से। ये मेटल हमारे पास कैसी है? इम्प्योर। चाहे जिरकोनियम हो चाहे टिटेनियम हो, इम्प्योर फॉर्म में। कुछ ऐसा कंपोनेंट हम इस इम्प्योर मेटल में डालेंगे जिसके थ्रू जो एक्स कंपाउंड हमें मिल रहा है वो एक तो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। और इससे बात खत्म नहीं होती, ये अनस्टेबल भी होना चाहिए। तो होगा क्या? अनस्टेबल है तो इसी वजह से हमें एक बेनिफिट होता है कि ये आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। अनस्टेबल होगा तो अपनी जो ओरिजिनल कंपाउंड की पोजीशन है उसे गवा के दूसरी कोई पोजीशन में वो कन्वर्ट हो सकता है। और इसको यहाँ पर हम और हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें मेटल वापिस मिलेगी। और ये मेटल कैसे मिलेगी बेटा? प्योर फॉर्म में। ये मेटल हमको प्योर फॉर्म, ये इसका प्रिंसिपल है। सबसे पहले कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा कंपाउंड बनाना है जो वोलेटाइल हो एंड अनस्टेबल हो। इसके लिए क्या करेंगे? कोई ना कोई ये इम्प्योर मेटल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो वोलेटाइल एंड अनस्टेबल बना दे इसको। और यहां पर वान आर्केल मेथड में डाला जाता है आयोडीन। या वान आर्केल मेथड में क्या डाला जाता है? आयोडीन डाला जाता है। आप देख सकते हो तो यहां पर एक आयोडाइन कंपाउंड बनने वाला है। हमने बोला ना वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना है। कैसा कंपाउंड होगा ये? आयोडाइन। दूसरी चीज, इंप्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड जब तक फॉर्म नहीं होता है तब तक इंप्योरिटी साथ में ही है, वो इफेक्टेड नहीं है। द कंपाउंड does obtain is decomposed to get pure metal. ये कंपाउंड डिकम्पोज होगा और क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल लाइक टिटेनियम एंड जिरकोनियम। ये मेथड टिटेनियम एंड जिरकोनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए यूजफुल है। टिटेनियम का यहाँ पर एग्जांपल गिवन है। टिटेनियम कैसे स्टेट में? सॉलिड बट इम्प्योर। क्या डाल रहे हैं हम लोग? आयोडीन गैसियस स्टेट में। जनरली आयोडीन होता किस स्टेट में है? सॉलिड। बट यहाँ पर हम डाल रहे हैं गैसियस स्टेट। टेम्परेचर याद रखना होगा 523 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर बनेगा TiI4 गैस, जो कैसा कंपाउंड होगा बेटा? वोलेटाइल होगा। और यू कैन से इट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड आल्सो। ये अनस्टेबल भी होगा एंड वोलेटाइल भी होगा। फिर यहां से हम लोग 1800 केल्विन तक उसे गर्म करेंगे तो सारी इंप्योरिटीज हटेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली सारी इंप्योरिटीज हटेगी यहां से, और हमें टिटेनियम प्योर स्टेट में एंड आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगा। तो सिमिलरली आप जिरकोनियम के लिए सेम रिएक्शन लिख सकते हो। यहां पर आपको 2 मोल ऑफ I2 गैस डालना है। यहाँ पर क्या बनेगा? ZrI4 गैसियस स्टेट, वोलेटाइल है। और फिर यहाँ पर जिरकोनियम सॉलिड मिलेगा जो कैसे स्टेट में होगा बेटा? प्योर स्टेट में एंड 2 मोल ऑफ आयोडीन गैस निकल जाएगा। कोई डाउट? तो ये सेम स्टेट में सेम सिचुएशन है। यहाँ पर टिटेनियम का काम हुआ, यहाँ पर जिरकोनियम का काम हुआ। क्लियर? सेम प्रिंसिपल जिसमें हम लोग क्या बना रहे हैं? वोलेटाइल एंड अनस्टेबल कंपाउंड। मॉन्ड्स प्रोसेस उसी के लिए है। लेकिन मॉन्ड प्रोसेस यहाँ पर जिरकोनियम टिटेनियम मॉन्ड प्रोसेस यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अ निकल। निकल मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग मॉन्ड्स प्रोसेस का यूज करते हैं।
इसमें कार्बोनाइल ग्रुप आएगा और कार्बोनाइल ग्रुप एज ए लिगेंड वर्क करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो निकल कैसा है मेरे पास, इम्प्योर फॉर्म में है। हम क्या डाल रहे हैं बेटा, कार्बोनाइल डाल रहे हैं। किस टेम्परेचर पे डाल रहे हैं, 330 केल्विन से लेके 350 केल्विन के बीच में। और जैसे ही ये कार्बोनाइल अपने लोन पेयर निकल को देगा तो एक NiCO4 बनेगा। अब यहां पर मुझे बताइए बेटा, कार्बोनाइल लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। दूसरी चीज ये Ml4 है कि Ml6 है, Ml4 एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है, DsP2। बट ध्यान रखना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप इसका होता है टेट्राहेड्रल। ये थोड़ा ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा, बताओ जल्दी से। NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, बड़ी बात है क्या, 0। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फिर हम लोग ये गैसेस स्टेज में आएगा बेटा, कैसे पता चला गैसेस, वोलेटाइल कंपाउंड बनाना है तो गैसेस स्टेज में रहेगा। 450 केल्विन से लेके 470 केल्विन, यहां पर भी 20 केल्विन की गैप है, यहां पर भी 20 केल्विन की गैप है, देख सकते हो। निकल प्योर एंड कार्बोनाइल ग्रुप रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो मिल रहा है दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, IUPAC टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। निकले क्यों नहीं बोला, यस, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो मेटल के पीछे 8 सफिक्स लगा दें, IUPAC, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। बात समझ आ रही है। हाँ, यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जो आता है वो तो प्योर मींस वो तो स्टेबल होना चाहिए, तो ये अनस्टेबल क्यों है, एक सवाल ये हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि इसे ही क्यों बनाया, क्योंकि ये तो स्टेबल है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल इसका ऐसा है कि आपको अनस्टेबल कंपाउंड चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए ये स्टेबल है तब यदि मैं प्योर निकल लेके कार्बोनाइल का रिएक्शन करवाता और जब NiCO4 बनता तो वो स्टेबल होता है। विद इम्प्योर निकल जब कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ता है तो वो अनस्टेबल पाया जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, एक्चुअल ओरिजिनलिटी तो ये स्टेबल होता है, बट इम्प्योर निकल के साथ सिर्फ कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये चीज याद रखना। समझ में आ रहा है पॉइंट, बोलो। हाँ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की रेंज तक जा रही है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ये, आप एक चीज समझो कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो दिस आर नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी रिएक्शन आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ बोला है कि वोलेटाइल स्टेज में लेके जाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग एक कोई भी टेम्परेचर, ये रेंज यहाँ पर लिखी गई है, आप 330 में भी ये रिएक्शन करोगे तो हो जाएगा और 350 पे करोगे तो भी हो जाएगा। हमें वो रेंज को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सो हम नहीं दावा कर सकते कि ये अमरफस है। सर, बोलो बेटा। सर ये जो TiN4 जो है वो अगर अनस्टेबल है तो फिर बाद में 523 की कंपैरिजन में उसको तो कम टेंपरेचर चाहिए ना। नहीं, इंप्योरिटीज भी तो हटानी है, इसे डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर नहीं है सिर्फ। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था कि जब तक ये वोलेटाइल कंपाउंड नहीं बनता तब तक इंप्योरिटीज हटती नहीं है, बट इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है, क्योंकि इंप्योरिटीज भी यहाँ पर नॉन मेटालिक फॉर्म में है। तो नॉन मेटालिक का मेटल के साथ रिलेशन अच्छा होता है, वो आसानी से रिमूव नहीं होते हैं। ओके, अब हम लोग अलग अलग टाइप के मेटलर्जी का एक ग्राफ देखने वाले हैं कि किस तरह से प्योरिफिकेशन हम कर सकते हैं मेटल का। सबसे पहला है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। एल्यूमिनियम में और क्या है बेटा, बॉक्साइट, Al(O3) × 2 मोल ऑफ H। क्या करना है, बॉक्साइट ले लो, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लेने हैं आप लोगों को। उसमें दो तरह के होते हैं, रेड एंड व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट में फर्क ये है कि यहाँ पर जो इंप्योरिटीज आएगी रेड बॉक्साइट में वो Fe2O3 आएगी, जबकि व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 आएगी। तो बस इतना सा फर्क है। करना क्या है, बेयर प्रोसेस और हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस से आप लोग इसे गर्म करो, कितने टेम्परेचर तक, 1100 डिग्री सेल्सियस।
यदि आपके पास व्हाइट ऑक्साइड है तो आप सरपेक्स प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ोगे। ये सारी प्रोसेस मैं बता चुका हूं। सरपेक्स प्रोसेस क्या है, बेयर प्रोसेस क्या है और हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, इसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया। लास्ट है उसके अगले क्लास में कर दिया है। फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, Al2O3। एक्चुअली ये Fe2O3 जो है उसको हटा दिया, SiO2 को सोडियम सिलिकेट के तौर पे हटा दिया। अब हमारे पास बच गया Al2O3, उसके साथ 2 मोल ऑफ वाटर था बट हाई टेंपरेचर 1100 डिग्री सेल्सियस वाटर नहीं बचता, वो वेपर स्टेट में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, लेकिन इसमें कुछ डालना होगा, क्रायोलाइट, फेल्डस्पार, वरना क्या होगा, ये ऐसा है जो सॉलिड स्टेट में है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस, 2050 बहुत हाई टेंपरेचर, तो फ्यूल खर्च ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ सकता है। फिर होल्ड हेरोल्ड प्रोसेस से हम क्या मिला, इम्प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है उसका प्यूरिफिकेशन फिर अगेन इस मेथड से किया। अब क्यों ऐसा, ये भी यहाँ पर प्योर कुछ हद तक तो मिलती है और यहाँ पर भी उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में एल्यूमिनियम प्योर स्टेट में मिलती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इस वो सबका बाप है प्यूरिफिकेशन में। तो यहाँ से जो एल्यूमिनियम मिलेगी उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज जरूर होगी, लेकिन वो इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग हुब्स प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस करके और भी प्योर मेटल बना सकते हैं। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। अब आता है गोल्ड की मेटलर्जी जो एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको ऑरीफेरस रॉक लेना है। ऑरीफेरस रॉक ये क्या है, तो ये ओर है किसकी, गोल्ड की। इसके फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लेने हैं आपको। इसमें क्या डालोगे आप, 0.5% NaCl साइनाइड प्रोसेस विद ऑक्सीजन, एंड फिर क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। यहाँ पर इंप्योरिटीज के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, रेसिड्यू, तो आप लोग उसका फिल्ट्रेशन करोगे, रेसिड्यू अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेट फॉर्म में एक कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, याद करो यही कॉम्प्लेक्स लिखा था हम लोगों ने, याद है साइनाइड प्रोसेस में कंपाउंड लिखा था। फिर जिंक पाउडर से फिल्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन के तौर पे सोडियम ZnCN4 ट्वाइस मिलेगा, ये भी साइनाइड प्रोसेस में लिखा हुआ था। अब रेसिड्यू जो मिल रहे हैं उसमें क्रूड Au, उसके साथ जिंक, Pb, CuN सिल्वर, ये सब मिलेगा। अब अकेला गोल्ड नहीं है हमारे पास, गोल्ड के साथ क्या क्या है, जिंक, लेड, कॉपर एंड सिल्वर, ये सब है। हमें चाहिए क्या, गोल्ड, गोल्ड ही चाहिए क्योंकि पैसे ज्यादा होते हैं इसके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से पहला जिंक हटेगा ZnSO4 के तौर पे, एंड ये जो H+ था वो H2 के तौर पे हट जाएगा। बाकी कौन बचा बेटा इसमें से, चलो जिंक तो हटा, Au, Pb, Cu, Ag है हमारे पास उतना। फिर हमने क्या किया, प्यूपिलेशन से PbO हटेगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेड का लेड ऑक्साइड में कन्वर्जन। अब हमारे पास ये लेड भी तो हट गया, बचा कौन, Au, Cu, Ag। तो यहाँ पर हमको प्योर Au चाहिए, तो दो चीजें हमें हटानी है, Cu एंड Ag। तो यहाँ पर एमालगेमेशन, इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी डालेंगे हम थोड़ा, और मर्क्यूरी डाल के किसे अलग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कॉपर एंड सिल्वर को हटाना पड़ेगा। किस तरह से हटाएंगे हम लोग इसे, तो दो चीजें। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, तीनों के मेल्टिंग पॉइंट को चेक करिए। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट है तो लिक्विडेशन मेथड का यूज करो, यदि वो डिफरेंस नहीं है तो सबसे पहले दोनों के ऑक्साइड में कन्वर्जन करो। ऑक्साइड में कन्वर्जन करके इनका क्या कर लेंगे हम लोग, रिडक्शन। गोल्ड का ऑक्साइड आसान नहीं है, ये दोनों की कंपेयर करें। गोल्ड का ऑक्साइड आसानी से नहीं बनता है सिल्वर एंड कॉपर के कंपेयर में, तो ये दोनों का ऑक्साइड बनेगा, रिडक्शन से हटा सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रो डिफाइनिंग कर लिया गोल्ड का, तो यहाँ पर AuCl3, फिर प्योर गोल्ड एंड इम्प्योर गोल्ड ECA। AuCl3 मिलेगा, फिर एक और मिल सकता है, प्योर गोल्ड मिल सकता है। यहाँ पर आपको ये प्योर गोल्ड मिल सकता है और यहाँ पर एक इम्प्योर गोल्ड मिल सकता है। अब देखो एमालगेमेशन से हमें प्योर गोल्ड मिला था पहले, एक ये प्रोसेस है। दूसरा यहाँ से हम लोग दूसरी मेथड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सबका बाम, जिसके थ्रू हमें 99.99%
जो बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, वो यहाँ से आता है। तो बाकी सारी इंप्योरिटीज यहाँ से निकल सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इम्प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड और AuCl ये सब हो सकता है हमारे पास इसमें, क्योंकि पूरी मेटलर्जी देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से आगे की प्रोसेस में हम लोग एसिड का यूज करते हैं, यहाँ से आगे की मेथड में एसिड का यूज करते हैं। कौन सा एसिड अनुमान लगा सकते हो? AuCl कब बनेगा? HCl यूज करोगे तब। तो यहाँ से हम लोग एसिड का यूज करेंगे। प्योर गोल्ड मिल सकता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, या फिर आगे नहीं बढ़ोगे तो इम्प्योर गोल्ड भी मिल सकता है। तो दीज आर सम प्रोसेस जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर ध्यान रखना ये 3 प्रोसेस अलग अलग है, इसमें से आज तक कोई सवाल आया नहीं, वो बात अलग है। अब रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व है? तो ये साइनाइड प्रोसेस के रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं पहले। Au के साथ सोडियम साइनाइड ऑक्सीजन वाटर मिलाएंगे, सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। सॉल्युबल कंपाउंड का जिंक के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, हम लोगों को सॉल्युबल Na2ZnCN4 एंड यहाँ पर गोल्ड मिलेगा। ये गोल्ड कैसा होता है? यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन ये पूरी प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसमें ये रेसिड्यू थे, किसके थे? गोल्ड के साथ जिंक, सिल्वर, लेड एंड कॉपर। अब इससे आसान प्रोसेस सिल्वर की। सिल्वर में क्या करना है? प्रोसेस तो सेम ही है बेटा, साइनाइड प्रोसेस को हम पढ़ ही चुके हैं। रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व है? यहाँ पर अर्जेंटाइट, ये सिल्वर का एक ओर है। हम क्या करेंगे उसमें? NaCN। NaCN की जगह ज्यादा अच्छे से कौन काम कर सकता है? सही में? सही में? सोच के बताओ। गोल्ड में हम KCN डालते हैं, गोल्ड में NaCN वेरी गुड। गोल्ड में बेटा NaCN एंड KCN कहां पर डालते थे? सिल्वर में डालते थे। या कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप चेंज कर दो अपने इरादे। सोडियम साइनाइड गोल्ड के साथ जा रहा है, पोटेशियम साइनाइड सिल्वर के साथ जा रहा है। वैसे इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि 100% आयोनिक कंपाउंड है, 100% आयोनिक कंपाउंड है। अभी खत्म करें फिर डिस्कस करते हैं। सोडियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड है, तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक कहानी है कि भाई सोडियम साइनाइड यहाँ पर यूज करो, पोटेशियम साइनाइड यहाँ पर, ये फिक्स किया गया है। बाकी आयोनिक कंपाउंड है, यदि कोवैलेंट एंड आयोनिक होते तो फिर फिक्स करना पड़ता कि इसके साथ इसे ले जाओ। जैसे कि थोड़ा याद होगा आपको, हम लोग KCN के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात एंड AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो दोनों में रिजल्ट बदल जाते हैं। याद करो, इसमें साइनाइड मिलता है तो प्रोडक्ट RCN मिलेगा, और इसमें आइसोसाइन। ऐसा क्यों? वैसे ही दोनों CN ही देते हैं। ये आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है, तो आयन के फॉर्म में फ्री नहीं होता, तो पहले नाइट्रोजन अटैक कर जाता है। मैंने ये समझाया था उस टाइम पे, लेकिन ध्यान रखना ऐसा यहाँ पर कोई रीजन नहीं आता, क्योंकि दोनों कैसे हैं? आयन, दोनों आयोनिक है बेटा। पोटेशियम साइनाइड ले लो, सोडियम साइनाइड ले लो, दोनों आयोनिक है, सो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। चलो, फिर यहाँ पर रेसिड्यू मिलेंगे इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, फिल्ट्रेट कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, जिंक पाउडर डाल दिया, ये फिल्ट्रेट हो गया सॉल्युबल फॉर्म में। अब रेसिड्यू में यहाँ पर Au प्लस Zn, Au तो आएगा चलेगा, सिल्वर में गोल्ड मिले किससे अच्छा नहीं लगता, सही बात। बट क्रूड सिल्वर वेरिफिकेशन करना था, जिंक को हटाना पड़ेगा यहाँ पर बेटा। सिल्वर गोल्ड भले साथ में रहे, हमको तो मतलब किससे है? जिंक को हटा दो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 हाइड्रोजन, जैसे गोल्ड में किया था, गोल्ड में भी यही काम किया था। फिर यहाँ पर हमको प्योर सिल्वर मिलेगा, गोल्ड को हटाने का हम नहीं सोच रहे, भले पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे, अगेन क्या मिलेगा? 99.99% प्योर सिल्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको 50,000 या 60,000 रुपीस में 1 kg सिल्वर आता है, एग्जैक्ट याद नहीं, बट 60,000 रुपीस में 1 kg सिल्वर आता है। गोल्ड भी वही रेट में मिल जाए तो कितना अच्छा है। लोन लेके भी 1000 टन ले सकते हैं हम लोग साथ में, लेकिन ऐसा होता नहीं। इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होगा तो बहुत माइन्यूट ना होगा।
चलिए कॉपर की मेटलर्जी और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं, इसमें से सवाल आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपर पाइराइड्स याद रखना है, CuFeS2 क्या किया, फाइनली डिवाइडेड ओर ले ली, उसमें हमने क्या डाला, फ्लोटेशन फिल्ट्रेशन, क्योंकि सल्फाइड की ओर है, सल्फाइड की ओर का कंसंट्रेशन करेंगे फ्लोटेशन मेथड से, कंसंट्रेटेड ओर लिटिल SiO2 मिल गया, रोस्टिंग कर लिया, सल्फाइड की ओर है तो रोस्टिंग ही आएगा। याद करो कैल्सिनेशन कब यूज करते थे, जब कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड कंपाउंड हो, ये तो सल्फाइड है, कैसे पता चला, यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा फ्लोटेशन मेथड यूज किया, तो यहाँ पर रोस्टिंग करेंगे एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये मिक्सचर एक मिलता था, याद करो, ये तो लिटिल SiO2 तो पड़ा है बेचारा, बट ये मिक्सचर मिलता था, याद आ रहा है कुछ, Cu2S एंड FeS 100% Cu2O एंड FeO में कन्वर्ट नहीं होते। अब यहाँ पर SiO2 है, स्मेल्टिंग होगी बेटा, स्मेल्टिंग में यहाँ पर कॉक ओनली फ्यूल की तरह काम करता है, ये भी पता उस टाइम पे हमने देखा था, यहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करवाना हो तो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ये सारे मॉडरेट टेम्परेचर पे काम करते हैं। अब SiO2 इसमें से किसके साथ चला जाएगा, FeO के साथ, क्या बना लेगा भाई, FeSiO3 स्लैब। अब आपके पास कॉपर मेटे है, कॉपर मेटे किसे बोलते हैं, Cu2S एंड FeS का मिक्सचर। और भी है हमारे पास, ये दोनों थे, इसमें से FeO खत्म हो गया, अभी कौन है हमारे पास, यहाँ Cu2 होगा बेटा, बिल्कुल होगा। अब याद करो, सल्फर को रहना है कॉपर के साथ, ऑक्सीजन को रहना है आयरन के साथ। आयरन have a more attraction with the oxygen and copper having a more attraction with the sulfur, ये चीज याद रखनी होगी। तो ये इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, FeO, फिर से SiO2 के साथ क्या बनाएगा वो, स्लैब। तो यहाँ पर स्लैब का फार्मूला अगेन क्या होगा, FeSiO3। ये सारी चीज कहाँ पर हो रही है, बेसिमलाइजेशन इन बेसिमल कन्वर्टर, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिमलाइजेशन। अब हमारे पास क्या बचा, Cu2S। अब Cu2S जो है उसमें ये 100% Cu2O कन्वर्ट हो चुका होगा, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर Cu2O भी थोड़ा बहुत होगा, ऑक्सीजन ऐड करो वरना, तो Cu2S Cu2O में कन्वर्ट होगा। अब कन्वर्जन हो गया तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है सेल्फ रिडक्शन, और सेल्फ रिडक्शन के तौर पे हमें कॉपर मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर मिलेगा वो प्योर स्टेट में नहीं होता है, प्योर फॉर्म में चाहिए तो अगेन क्या करना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यहाँ पर से हमने ब्लिस्टर कॉपर जो था बॉलिंग के थ्रू प्योर कॉपर में कन्वर्ट किया, फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के थ्रू 99.99%। देखो बेटा, मैं पहले से बोलते आया हूं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सबसे बेस्ट है प्यूरिफिकेशन मेथड में, तो 99.99% कॉपर हमें यहाँ पर मिल सकता है। पोलिंग मेथड कॉपर के लिए यूजफुल है, उसमें भी लिखा था, याद करना। पोलिंग मेथड में पीवी एंड कॉपर दोनों का यूज कर सकते हैं। चलिए, कॉपर की मेटलर्जी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है। रोस्टिंग स्टेप में Cu2FeS2 इसमें कन्वर्ट होता है, Cu2S FeS एंड कौन निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। FeSO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, FeO। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग से लिखा है कि FeSO2 के साथ FeO बनाएगा, थोड़ा बहुत ये भी दोनों रिएक्ट करते हैं, FeO के साथ चला जाएगा, CuS के साथ चला जाएगा, अगेन Cu2SO2 के साथ किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2। इन शॉर्ट रोस्टिंग तो उसे बोलते हैं जिसमें सल्फर हटेगा, ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बात आती है स्मेल्टिंग स्टेप, यहाँ पर FeS देखो, अगेन FeS Cu2 क्या बनेगा, FeO Cu2S। FeO जो बन गया वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, लिटिल अमाउंट में कौन है हमारे पास, SiO2, क्या बन जाएगा, स्लैग। यदि कैल्शियम कार्बोनेट डाला है तो क्या हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि CaSiO3 स्लैग कहाँ बनता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें यही मिल सकता है। अब क्या बचा हमारे पास, Cu2S FeS, जिसे क्या बोलते हैं, कॉपर मेटेट।
मेटे बोलते हैं इसे, कॉपर मेटे। बेसिमर कन्वर्टर रिएक्शन आ गए, FeS है हमारे पास, CO2s है हमारे पास, O2 के साथ रिएक्शन करके दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, ये अगेन किसमें कन्वर्ट होगा? स्लैग। FeO है, क्या बनाएगा? स्लैग बनाएगा। CO2 CO2s SO2 निकाल के ब्लिस्टर कॉपर। इसमें होता क्या है, मैंने पहले भी बताया, ये कॉपर है और इसमें से यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, तो यहाँ पर बबल क्रिएट हो जाते हैं और ये बबल क्रिएट हो जाते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर। गुजराती बहुत सरस नाम છે, ફોલ્લા વાળો કॉपर। શું કહે છે? ફોલ્લા વાળો कॉपर। फिर आती है बेटा आयरन की मेटलर्जी। क्या लेना है हमें? देखिए और बहुत सारी है इसमें, अब तक जो हमने देखा उन सब में एक ही और था। मिनरल्स तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जिसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं उसी को ओर बोलते हैं। तो आयरन में और बहुत सारी है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट, ये सारी ओर है। ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, SiO2 हटेगा इसमें से। फिर कंसंट्रेटेड और लिटिल SiO2 रहेगा। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन उनके लिए जो ऑक्साइड फॉर्म में है, जो ऑक्साइड फॉर्म में है, तो Fe2O3 प्लस लिटिल SiO2 रहेगा। कार्बन रिडक्शन होगा, ब्लास्ट फर्नेस है, हाई टेम्परेचर पे जो रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे कार्बन रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर में ओर का पार्ट कितना? 8 पार्ट, कॉप जो डालना है वो 4 पार्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट 1 पार्ट हमको डालना होगा। यहाँ पर आयरन के एक्सट्रैक्शन में CaSiO3 मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। फिर यहाँ पर जो आयरन बचेगा वो पिग आयरन और कास्ट आयरन होगा। पिग आयरन और कास्ट आयरन में फर्क ये है, मींस ये दोनों ऐसे जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। पिग आयरन एंड कास्ट आयरन दोनों कैसे है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें ये सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। आयरन के साथ कार्बन, सल्फर, Mn, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कास्ट आयरन कहां पर यूज होता है? कास्ट आयरन में से डिफरेंट कास्टिंग कर सकते हैं आयरन के हम लोग, मींस अलग अलग चीजों में यूज करने के लिए आयरन का कास्टिंग करना होता है, जिसमें हम लोग कास्ट आयरन का यूज करते हैं और इसीलिए इसको कास्ट आयरन भी बोलते हैं। अब कोडिंग प्रोसेस में क्या करना है? मोल्टन आयरन टेकन इन अ फर्नेस व्हिच इज लाइंड विद हेमेटाइट। हेमेटाइट के साथ इसका मिक्सचर करो। यहाँ पर क्या बना? रॉट आयरन। रॉट आयरन, देखो आयरन के 3 डिफरेंट चीज है, एक पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर यूजेस है, पिग आयरन के अलग, कास्ट आयरन के अलग, रॉट आयरन के अलग। वो याद रखना, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में फंस जाते हैं बच्चे। तो तीनों के अलग अलग यूज है, याद रख लेना। इसमें क्या पाया जाता है इंप्योरिटीज के फॉर्म में? 0.1 to 0.25% कार्बन, 0.3 to 0.45% सल्फर, Mn, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो यहाँ पर जो इंप्योरिटीज थी वो है, बट बहुत सारी तो निकल गई। थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज है यहाँ पर जो रॉट आयरन का पार्ट है। ओके, रोस्टिंग में वो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इसे कैल्सिनेशन बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ भी, तो आप कैल्सिनेशन बोल सकते हो। क्यों? सल्फर नहीं है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर ये काम हो सकता है। सिर्फ इसे बोलना है तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर स्लैग कौन बनता है? FeSiO3। FeO converted into Fe2O3 which is does not react with the SiO2 due to high lattice enthalpy। लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई है किसकी? Fe2O3 की। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि स्लैग बनाने के लिए FeO ही क्यों यूजफुल है, क्यों Fe2O3 यूजफुल नहीं है? तो इसकी लैटिस एंथैल्पी हाई है कंपेयर टू FeO, तो इसलिए ये काम नहीं होता है। ओके, यहां से हम कल देखेंगे यूजेस भी। देखो यहाँ पर यूजेस लिखे हैं, तो यूजेस के बारे में